हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो चलिए हम लोग आज संविधान में आगे पढ़ा जाए। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था नागरिकता। नागरिकता हमारी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, पहला यानी भाग एक, हमने इन लोगों ने पढ़ा था। भाग एक, तो पहले हम लोग इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ना। हम रिपीट थोड़ा सा तेज करेंगे, आप लोग बस उसको सुनिएगा। हाँ, फिर हम आएंगे नागरिकता पे। नागरिकता देखिए, नागरिकता हम इसको नागरिकता को थोड़ा सा फिर से हम बता देंगे, क्योंकि नागरिकता में ना थोड़ा सा इसमें छूट गया था बीच में। हाँ, बीच में छूट गया था, तो हम फिर से बता देंगे। ठीक, नागरिकता। तो नागरिकता का टेंशन मत लीजिएगा, नागरिकता थोड़ा सा आप लोग को हमको बताना है। हाँ, तो इसमें कल एक दो पॉइंट छूट गया था नागरिकता में, तो उसको हम आज बता देंगे कि नागरिकता में वाकई चीज है क्या। हमारा भाग एक कितना से कितना तक है? एक से लेके चार तक। ठीक, अनुच्छेद एक से लेके अनुच्छेद है। हाँ, अनुच्छेद एक से लेके चार तक ये अनुच्छेद है। ठीक, अनुच्छेद एक से लेके चार तक। हाँ, और इसमें पहला हमारा क्या है? पहला क्या है? संघ, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला क्या था? पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद पहला था संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ और राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बताया गया था। हाँ, पहला था। ठीक, अनुच्छेद दूसरा था, अनुच्छेद दूसरा क्या था? नए राज्यों का प्रवेश। है? नए राज्यों का प्रवेश। हमने बताया था नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश यानी सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य था कि जो हमारे देश में जोड़ा गया। ठीक, नए राज्यों का। फिर अनुच्छेद तीन था। अनुच्छेद तीन तीन क्या था? हाँ? नए राज्यों के नाम, क्षेत्र, हाँ, क्षेत्र और सीमा, और सीमा हाँ में बदलाव। ठीक, सीमा में बदलाव। अनुच्छेद तीन क्या कहता है? हाँ, कहे नए राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में बदलाव। यानी अनुच्छेद तीन कहता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? नए राज्यों का हम लोग गठन कर सकते हैं। हाँ? और उसकी एक सीमा हम बना सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हाँ? उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्र में हम उसको बढ़ा सकते हैं, नए राज्य को हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिर उसके बाद क्या था कि सीमाओं में बदलाव। सीमाओं में बदलाव मतलब वही सीमा, यानी उसको बढ़ा घटा सकते हैं। हाँ? और हम इसमें क्या है कि नए राज्यों को इसमें जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद चार। अनुच्छेद चार, अनुच्छेद चार क्या कहता है कि संसद, संसद जब
कानून बनाएगी जब इसका, हाँ, जब संसद 2 व 3 के लिए कानून या सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करेगी, कानून या संसद नियम या के लिए, संसद नियम यहाँ पे समझिए 2 व 3 के लिए नियम बनाएगी तो उसमें राष्ट्रपति भी क्या है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझ में आया? यानी ये 1 से लेकर 4 तक वाला नियम है, यानी भाग 1 का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का नियम है। पहले में कहता है राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र। पहला अनुच्छेद कहता है संघ और राज्य क्षेत्र, यानी इसमें राज्यों का नाम संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि हमारा राज्य कौन सा राज्य कब बना था। ठीक, इसमें हम थोड़ा सा हम बता देते हैं कि इसमें राज्य कैसे बना था और संघ और राज्य, इसमें तेलंगाना राज्य और ये सब कैसे इसमें क्या हुआ था, कुछ हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई हम करते हैं, तब आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे हमारा जब कानून बना था ना, तो भाषाई आधार पर हमारा पहला राज्य कौन बना था? ठीक, देखिए जो हमारा संघ और राज्य क्षेत्र है ना, इसके बारे में कह रहा है, तो इसके बारे में कह रहा है कि इसमें देखिए भाषाई आधार पे हमारा जो राज्य क्षेत्र बना था, वो कौन सा क्षेत्र बना था? आंध्र प्रदेश था ना, आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। जानते हैं भाषाई आधार पर जो राज्य गठित हुआ था ना, इसको गठित करने के लिए एक लोग थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलुल्ला। कोट्टी श्री रामुलुल्ला, रामुलुल, इनका नाम है थोड़ा अजीब है, पोट्टी श्री रामुलुल। ये इनका नाम है। इन्होंने क्या किया था ना कि भाषाई आधार पे तेलुगु जो भाषा होती है, तेलुगु भाषा, उसके आधार पे अपना एक राज्य बनाना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने आमरण अनशन आरंभ कर दिया था कि हमारा एक तेलुगु राज्य बनना चाहिए। उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो आमरण अनशन स्टार्ट किया। वो 56 दिनों के बाद 56 दिन में क्या किया? मर गए। 56 दिन में वो मर गए। मरने के बाद 15 दिसंबर 1953 की उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, 15 दिसंबर 1953 की उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद
आंध्र प्रदेश को, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आंध्र प्रदेश को हम प्रथम भाषाई राज्य घोषित करते हैं। कब घोषित किया था? 1 अक्टूबर 1953 को। 52 में ये मर गए थे, 1952 में। पोट्टी श्री रामुलु ऐसे है, रामू लल्लू, ठीक। पोट्टी श्री रामुलु, ये 1992 में मृत्यु हो गई थी इनकी। 1993 में जवाहरलाल नेहरू ने जो आंध्र प्रदेश है उसको भाषाई आधार पर गठित एक नया राज्य बनाया, प्रथम राज्य बनाया, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये इसमें बना था पहले वाले में, ये चीज इसी में आएगी। पहला अनुच्छेद पहला पढ़ेंगे तो इसमें भाषाई क्षेत्र पर जो राज्य बना था वो ये हो जाएगा। और दूसरे में क्या बना था? दूसरे वाले में बना नहीं था, क्या किया गया था? अर्जित किया गया था। कौन सा राज्य था? सिक्किम था। कौन था? सिक्किम था, ठीक, सिक्किम था। समझ में आया? भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं ना जो आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये आप लोग को ये समझ में आ गया ना, भाषाई आधार पर राज्य इसमें बना था। पहला आंध्र प्रदेश बना था। ठीक। तो अब इसमें राज्यों का नाम, क्षेत्रफल और उनकी सीमाओं का बदलाव किया जाता है। ठीक। 4 में कह रहा है 2 और 3 का पालन अगर संसद कर रही है तो उसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये हो गया। अब चलते हैं नागरिकता, भाग 2 पे। नागरिकता, नागरिकता देखिए, नागरिकता थोड़ा सा चैप्टर आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। उसमें ना कई चीजें ऐसी है ना जो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा। हम तो कल ऐसे 60 में बता दिए थे। भाग 2 क्या है? नागरिकता। ठीक। नागरिकता ये अनुच्छेद कितना से कितना तक है? अनुच्छेद कितना से? 6 से लेके, अच्छा सॉरी 6 से नहीं, 5 से लेके 4 तक वो था, ये 5 से हो जाएगा, 5 से लेके 11 तक। ठीक, ये हो जाएगा। अब अनुच्छेद 5 पे चलते हैं। ये लिया कहां से गया है? नागरिकता ये लिया कहां गया से? लिया गया है कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। ब्रिटेन के एक राजा थे। कौन से राजा? राजा का नाम कुछ था? ब्रिटेन के एक राजा थे, उन राजा का नाम अगले वाले अध्याय में आएगा। ठीक। ब्रिटेन के एक राजा थे, उनके बारे में हम बताएंगे अगले वाले में, भाग 3 में है। जो उन्होंने एक अपने क्षेत्र में एक नियम लागू किया था, वो नियम हमारे देश में भी लागू है। ठीक। नागरिकता, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है, जो राजा थे ब्रिटेन के, उन्होंने अपने देश में वो चलाया था। देश में चलाया था। तो उसी की कॉपी क्या किया था? अमेरिका ने कॉपी किया था। तो वही चीज क्या हुआ कि हमारे देश में भी चलाया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं ना। ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में एकहरी नागरिकता है। ब्रिटेन में एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहां पे है? अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ब्रिटेन में क्या है? एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में क्या है? एकल
नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ है? ब्रिटेन। हाँ, भारत, भारत हुआ किसमें है? ब्रिटेन में। ठीक, भारत व ब्रिटेन में, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एकल नागरिकता कहाँ पे है? भारत और ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो ब्रिटेन में क्या थी? एकल नागरिकता थी। ठीक, एकल नागरिकता थी। ठीक, ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान था, वही प्रावधान हमारे भारत में भी है। ठीक, तो अब इसमें चलते हैं। अच्छा, नागरिकता कितने प्रकार से ली जाती है पता है? हा? नागरिकता कितने प्रकार से ली जाती है? क्वेश्चन आएगा नागरिकता कितने प्रकार से ली जाती है, तो आप कहेंगे नागरिकता, नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। 5 प्रकार से ली जा सकती है। कैसे ली जा सकती है? जन्म के आधार पर, हाँ, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, हाँ, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, हाँ, भूमि अर्जन के आधार पर। ठीक, इतने तरीके से नागरिकता ली जा सकती है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं अभी हम उसको बताते हैं। ठीक, 5 प्रकार की नागरिकता जो है उसको हम अभी बताते हैं ना। पहला है जन्म के आधार पर। ठीक, जन्म के आधार पर। ठीक, जन्म के आधार पर है, तो जन्म के आधार पर कैसे लेंगे हम? जन्म के आधार पर, हाँ, जन्म के आधार पर, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1950, हाँ, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ जन्म भारत का नागरिक होगा। ठीक, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था 1950। हाँ, को या उसके पश्चात, हाँ, उसके पश्चात क्या हुआ? भारत में जन्म लिया हो तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो तो वह भारत का नागरिक होगा। यानी 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक, ये चीज है। इसमें कुछ अपवाद भी है। हाँ? कुछ अपवाद, 2 अपवाद है, जैसे विदेशी राजनयिकों जो है ना, विदेशी राजनयिक के भारत में जन्मे बच्चों तथा, जैसे कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई विदेशी राजनयिक हमारे देश में रह रहा है, जैसे अंग्रेज 26 जनवरी 1950 को हमारा देश तो आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950
में कोई विदेशी महिला अगर हमारे देश में थी, उसके बच्चे का जन्म अगर हमारे देश में हो गया है, तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी? उसको भारत की नागरिकता मिलेगी कि ब्रिटेन की मिलेगी? ये होता है। तो जैसे कि भारत की नागरिकता मिलेगी कि जहां का है व्यक्ति, मतलब महिला जहां की वहां की नागरिकता मिलेगी? तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें भारत सरकार ने यही कहा है कि अगर महिला जहां की है, जहां की नागरिकता ली है, उसको वहां के आधार पे उस बालक की नागरिकता दी जाएगी, यहाँ के आधार पर नहीं दी जाएगी। अगर उसकी माँ यहाँ की नागरिक है तो यहाँ की नागरिकता ली है, भारत की नागरिकता, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये अपवाद था। ठीक। एक और अपवाद है, देखिए, कह रहा है शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे उनके बच्चों को जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। यानी शत्रु शत्रु देश हमारा कौन सा है? पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो पाकिस्तानी है, हमारे भारत में है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के समय, तो उस समय अगर पाकिस्तानी व्यक्ति के बालक का जन्म हमारे इंडिया में होता है, तो उसे भी भारत की नागरिकता नहीं दी जाए। ये अपवाद के रूप में है, क्योंकि वो भारत में जन्मा है तो उसको भारतीय नागरिकता कैसे दे देंगे? जन्म के आधार पे तो सरकार कह रही है कि नहीं, जन्म के आधार पे हम देंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये कह रही है। लेकिन आप लोग देखिए कि इसमें यह भी कह रहा है कि जो हमारी भारत के शत्रु देश हैं, भारत के जो शत्रु देश हैं, उनके जो बालक हैं, अगर हमारे भारतीय जमीन पे या भूभाग पर उनका जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 के तहत, के समय में, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? उनको पाकिस्तानी नागरिकता मिलेगी कि भारतीय नागरिकता मिलेगी? ये चीज है। तो इसमें क्या है ना, इसमें ये है ही है कि जैसे कि उसके माता पिता वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो ऑलरेडी उन लोगों की जो भारत में जन्म लिया है लेकिन वो है पाकिस्तानी, तो उसको पाकिस्तान की ही नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक, ये है जन्म के आधार पर। और देखिए, इसमें ना नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, जानते हैं, इसमें एक संशोधन भी किया गया था। नोट में यहां पे लिख लीजिएगा, नोट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, अधिनियम 1986। देखिए 1986 में क्या कह रहा है, व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसमें क्या कहा है कि व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक
के पास भारत की नागरिकता नागरिकता होनी आवश्यक है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ये नोट जो हम नोट करके यहाँ पे हम लिखा रहे हैं ना, इसको ध्यान दीजिएगा। नोट कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी आवश्यक है। यानी बाद में सरकार ने क्या किया, एक संशोधन कर दिया। संशोधन क्या किया कि अब जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे भारत में है, उसका अगर जन्म हुआ है तो उसको जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, ये कहा है। ठीक, समझ में आया? ये कहा है। तो ये नागरिकता प्रथम हमने देख लिया। अब द्वितीय देखा जाए, दूसरा का वंश परंपरा से, वंश परंपरा से ना, दूसरा था हमारा वंश परंपरा। दूसरा भी हम लोग देखते लेते हैं। देखिए, ये इसको तो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन पूरा बढ़िया से समझ में आएगा आप लोग को। इतना गारंटी हम देते हैं कि अगर आप लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे तो भूलेंगे नहीं, इतना तो कंफर्म है। चलिए, दूसरा है वंश। दूसरा था वंश परंपरा। वंश परंपरा के पर, ठीक, वंश परंपरा के आधार पर। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, वंश परंपरा के आधार पर कहा है ना, तो इसमें क्या है, इसको समझिएगा। कह रहा है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक, यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। ठीक, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता वंश के आधार पर दी जाएगी। जैसे इसमें देखिए, वंश के आधार पर नागरिकता, वंश समझते हैं। वंश जैसे कि मान लीजिए हमारे पिता भारतीय हैं, हमारे दादा भारतीय थे, भारत के थे, हमारे परदादा भी भारत के थे, हमारे परदादा के दादा वो भारत में नहीं थे जब उस समय भारत बटा, तो उस समय कहाँ के थे, मान लीजिए वो थे कराची साइड, पाकिस्तान में थे। लेकिन उस समय बंटवारा नहीं हुआ था। जिस समय हमारे दादा के दादा यानी परदादा थे, वो मान लीजिए उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो पाकिस्तान में रहते थे। जब बंटवारा हुआ तो वो आ गए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में आए उनके बेटे यानी मेरे दादा ने भारत की नागरिकता ली। ठीक, दादा ने भारत की नागरिकता ली, उनके बेटे
उनके बेटे ने, फिर उनके बेटे को आराम से नागरिकता मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि वो वंश के आधार पे है। हाँ, भारत की नागरिकता परदादा ने ली, फिर उनके दादा को नागरिकता आराम से मिल जाएगी क्योंकि वो भारत में ही रहने वाले थे। फिर उनके जो बेटे होंगे उनको नागरिकता, फिर उनके बेटे यानी मान लीजिए हम है, हाँ, तो हमको नागरिकता हमारे पिता के आधार पर मिल जाएगी क्योंकि कह रहा है 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति हमारे भारत में रह रहे हैं ना, उनको नागरिकता उनको मिल जाएगी। ठीक, तो इसमें यही कह रहा है कि वंश के आधार पर नागरिकता, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हाँ, कोई व्यक्ति है, उसके पिता भारत के रहने वाले हैं और उसका बेटा विदेश में रह रहा है। हाँ, उसका बेटा विदेश में रह रहा है, तो उसका बेटा अगर विदेशी नागरिकता ले लिया है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएगी। तो यही इसमें क्या है, इसमें एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी इसके बारे में ना। मान लीजिए कोई महिला, महिला अगर विदेश में घूमने गई है और वहां किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता उसके माँ के आधार पर दिया जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई महिला अगर विदेश में घूमने गई है और वहां किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता उसके माँ के आधार पर दिया जाएगा क्योंकि उसकी माँ भारतीय है ना, उसकी माँ भारतीय है तो उसका बच्चा जो पैदा होगा वो भी भारतीय ही रहेगा, भारतीय ही रहेगा। वो ना कि वो क्या हो जाएगा, विदेशी नहीं हो जाएगा, वो भी भारतीय ही रहेगा। हाँ, अगर जो माँ है वो जाकर भारतीय नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता ले ली है तो जो बच्चा पैदा होगा वो विदेशी होगा, भारतीय नहीं होगा। ठीक, ये इसमें कहा गया है। और जानते हैं ये कब लागू किया गया था, यानी माता के विदेश में बच्चे को जन्म देने के लिए ये नागरिकता कब लागू की गई थी? संविधान संशोधन 1992 ना, ये लागू किया गया था। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नोट, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम
नागरिकता शोधन अधिनियम 1992। ठीक, 1992 के तहत ये माँ के द्वारा ये वाली नागरिकता दी जाएगी, इसकी नागरिकता ये दी जाएगी। समझ में आया? यही है। और इसमें तो आप लोग को पता ही है, यानी वंश के आधार पर नागरिकता, यानी दादा अगर पिता भारतीय हैं तो उनका जो बालक होगा वो भी भारतीय रहेगा, वंश के आधार पर ही है। दादा अगर भारतीय थे तो वंश के आधार पर हाँ बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। ठीक, ये तो ये है ऐसे। लेकिन माता के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाएगी? अगर मान लीजिए विदेश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको विदेशी नागरिकता ऐसे दी जाएगी। अब अगला चलते हैं पंजीकरण के आधार पर। हाँ, पंजीकरण के आधार पर दूसरा हो गया। अब चलते हैं पंजीकरण के आधार पर। देखिए यही छूटा था, बीच में यही छूटा था हमारा। हाँ, इसी को हम बताए नहीं थे, इसको आज हम पूरा कर देते हैं, बता देते हैं। देखिए जब कोई चीज सिस्टमैटिक ढंग से अगर पढ़ते हैं ना तो वो चीज याद होती है, वो चीज दिमाग में घुसता है। हाँ? अब समझिए, हम जो इतना आपको बता रहे हैं ना, ये किस लिए बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं ना कि आप उसको जब कभी भी हमारी बात को सुने रहेंगे ना, सोचेंगे हाँ सर जी ने बताया वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। हाँ, और हमारे 26 जनवरी 1950 के समय कैसे नागरिकता मिलेगी। हाँ, तो इस चीज के पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगी, आप लोग बस थोड़ा सा माइंड में बस ध्यान देना है कि सर जी ने ऐसे बताया, पूरा आप लोग को याद आ जाएगा कि नागरिकता ऐसे मिलती है। हाँ, ठीक। देखिए नागरिकता, देखिए हमको इतना डीपली पढ़ाना नहीं है। हाँ, डीपली नहीं पढ़ाना है, लेकिन तभी भी मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे बता दे रहा हूँ ना, नागरिकता कैसे मिलती। हाँ, हाँ, नागरिकता कैसे मिलती है। देखिए हम इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बता रहे हैं ना, क्योंकि देखिए सभी बच्चे वनडे का एग्जाम नहीं देते। हाँ, बहुत बच्चे यूपीएससी का, हाँ, ISPCS का बहुत लोग एग्जाम देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि नहीं मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ वनडे के लिए काम है, ये हर सभी लोगों के लिए काम आता है। हाँ, जो कहीं कहीं तो प्री मेंस लगा दिया है, तो प्री मेंस के लिए भी ये काम करता है। समझ आया? जैसे RO में मेंस है, तो अगर ये पढ़े रहेंगे तो RO में मेंस में ये काम करेगा। समझ आया? हाँ, वो भी एग्जाम उसमें भी जानते हैं प्री और मेंस है। हाँ, समझ आया? अब चलते हैं तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। तीसरा क्या है? पंजीकरण। हाँ, पंजीकरण के आधार पर। ठीक, पंजीकरण के आधार पर। ठीक, अब इसमें देखिए पंजीकरण के आधार पर कैसे है। देखिए पंजीकरण के आधार पर पहले 6 माह था। हाँ, पहले सुनिए, पहले क्या था? पहले 6 माह था कि पंजीकरण के समय व्यक्ति को 6 माह भारत में रहना पड़ता है। ठीक, पंजीकरण जब उस समय हमारा भारत जब 26 जनवरी 1950 को आजाद हुआ था, उस समय ये नियम था कि 6 माह अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में रहता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाती थी। ठीक, हाँ, उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। हाँ, ठीक।
अब देखिए इसमें पहला पहला ध्यान दीजिएगा। हाँ, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता, ऐसे लिख लीजिए, व्यक्ति को भारत की नागरिकता, हाँ, भारत की की नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 वर्ष 5 वर्ष, ठीक, 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास करना होगा। हाँ, 5 वर्ष पूर्व भारत में रहना होगा, ठीक। 5 वर्ष पूर्व भारत में रहना होगा, तब उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक। पहला हो गया। अब दूसरा इसमें देखिए, दूसरा क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में जन्मे हो और वह विदेश में रह रहे हो, उनकी एकता, ठीक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में जन्मे हो और वह विदेश में रह रहे हो, ठीक। यही कह रहा है कि ऐसे है ना, ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो भारत में भारत में जन्मे हो और वह विदेश में रह रहे हो, उनकी नागरिकता, ठीक। जैसे कि भारत का जो व्यक्ति है वो विदेश में रह रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी जब तक वो भारत का नागरिकता छोड़कर दूसरी नागरिकता न ले ले, ठीक। ये दो हो गया। अब फिर अगला देखिए, कह रहा है विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर ले। ऐसा ऐसा केस तो आप लोग को पता ही होगा। हाँ, अगला है, हाँ, विदेशी महिला जो किसी भारतीय व्यक्ति से
विवाह कर ले। ठीक, हाँ, विवाह कर ले या कर चुकी हो, कर हो। ठीक, ये कह रहा है, कह विदेशी महिला जो किसी भारतीय व्यक्ति से विवाह कर चुकी हो, हाँ, यानी विदेशी महिला। हाँ, आपको पता होगा एक अभी सबसे चर्चित केस में है, हाँ, सीमा हैदर। सीमा हैदर, हाँ, सीमा हैदर ने सौरभ जो सौरभ नाम का व्यक्ति था, उसे पाकिस्तान से आकर इंडिया में उसने विवाह कर लिया। है, विवाह कर लिया ना। अब उसको नागरिकता दी जाएगी कैसे? 5 साल वो भारत में रहेगी, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक, समझ में आया? उसको ऐसे दी जाएगी नागरिकता। हाँ, ये है। ठीक, ऐसे है। ये 3 पंजीकरण में ऐसे है। पंजीकरण यानी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता यही है। यानी व्यक्ति का क्या है, देखिए, विदेशी महिला जो किसी भारतीय व्यक्ति से विवाह कर चुकी हो, पंजीकरण, अब इसमें वो जोड़िएगा, सब में वही है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है। ठीक, सेम वही चीज है, बस जो हमने बताया उसमें बस यही पंजीकरण जोड़ लीजिएगा। पंजीकरण जैसे कि हमने बताया विदेशी महिला, हाँ, विदेशी महिला जो किसी व्यक्ति से विवाह, भारतीय महिला से विवाह कर, व्यक्ति से विवाह कर ले, तो उसको पंजीकरण द्वारा क्या किया जाएगा, नागरिकता प्राप्त की जाएगी। फिर उससे पहले हमने बताया था भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, हाँ, जो भारत से बाहर रह रहे हैं व्यक्ति, उनकी नागरिकता पंजीकरण द्वारा ही, जैसे भारत से बाहर रह रहे हैं, हाँ, भारत की नागरिकता छोड़ दिए हैं, कि भारत तो जैसे कि भारत की नागरिकता छोड़ दी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत से विदेश गया है, हाँ, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अक्षय कुमार ने कहा कनाडा की नागरिकता ली है, हाँ, कनाडा की नागरिकता ली है ना। तो अगर उन्हें भारत की नागरिकता फिर दोबारा लेना पड़ेगा, तो आएंगे वो भारत सरकार से वो पंजीकरण करवाएंगे, अपना पंजीकरण करवाकर वो नागरिकता लेंगे, 5 वर्ष उनको लगेगा नागरिकता लेने में। ठीक, समझा? ये कहा है। और शुरुआत में हमने बताया कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के समय भारत आया था, पहले 6 माह थी, अब 5 वर्ष हो गई थी। अब 5 वर्ष वो भारत में रहेगा, तब उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक, आगे चलते हैं, देशीकरण नागरिकता। हाँ, ये तो हमारा समय इसी में खत्म हो गया, नागरिकता के पूरा नियम बताने में। हाँ, कि नहीं, नागरिकता के नियम, चौथा हमारा देशीकरण से नागरिकता। हाँ, अभी इसका अनुच्छेद 5 अभी हम चलाए नहीं है, अभी तो बस नागरिकता के बारे में बता रहे हैं। समझ रहा है? चौथा क्या है, देशीकरण। देशीकरण से नागरिकता। ठीक, देशीकरण से नागरिकता। ठीक, देशीकरण से नागरिकता। देखिए, देशीकरण से नागरिकता का मतलब समझ रहे हैं? कोई विदेशी व्यक्ति, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लीजिए, इसको हम बस
चार पांच पांच नागरिकता है ना, पांच बता के फिर उसके बाद हम अनुच्छेद पे चलते हैं ना। हाँ 10 मिनट का समय लेंगे हम, हाँ 10 मिनट का, क्योंकि 10 मिनट में हम अनुच्छेद पे आ जाएंगे। ठीक, देशीकरण से नागरिकता यानी कोई विदेशी व्यक्ति, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता हो तो, देखिए चाहता हो तो उसे उसे 7 वर्ष हमारे भारत में रहना पड़ेगा। हाँ, तो उसे 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। और क्या कह रहा है, और किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हाँ, पड़ेगा और किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हाँ, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक, हाँ, उसे किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी, देशीकरण द्वारा नागरिकता दी जाएगी। तो उसे देशीकरण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक, समझ आया? देशीकरण द्वारा नागरिकता इस प्रकार उसको दी जाएगी, यानी वो व्यक्ति जो विदेशी व्यक्ति है उसको 7 वर्ष, यहाँ पे देख लीजिए 7 वर्ष उसको भारत में रहना पड़ेगा। भारत की किसी एक भाषा का उसको क्या होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। है? भारत की किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तब उसे भारत सरकार क्या करेगी, प्रमाण पत्र द्वारा देशी नागरिकता प्रदान कर देगी। ठीक, समझ में आ गया? अब चलते हैं अगला, भूमि के अर्जन द्वारा। इसको बता देते हैं बहुत जल्दी। 5वां है। हाँ, हमने 5 प्रकार की नागरिकता बताई थी ना, 5 प्रकार से नागरिकता कैसे मिलेगी। भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक, भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक, इसमें देखिए भूमि के अर्जन द्वारा मतलब भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया है तो उससे उस क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, जैसे भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग द्वारा किसी नए भूभाग, ठीक, भूभाग का अर्जन करने पर उस भूभाग में रह रहे
लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक, और इसमें उदाहरण के रूप में हम बता दें कौन सा देश है, हाँ? सिक्किम। ठीक, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा देश है जो हमारा अर्जित भूमि, अर्जित भूमि भारत सरकार ने क्या हो उसको अर्जित किया है, हाँ? अर्जित किया है तो सिक्किम के जो लोग हैं, हाँ, सिक्किम के जो लोग हैं उन्हें क्या करना है कि सिक्किम के जो लोग हैं जो सिक्किम में रह रहे हैं वो भी अब भारत के नागरिक हो गए। ठीक, ये समझ में आ गया कि नहीं? बताइए। ये हो गया, समझ में आ गया ना? अब समझिए कि नागरिकता का अंत कैसे होता है, हाँ? नागरिकता को समाप्त कैसे कर दिया जाएगा, हाँ? तो इसको बस सुन लीजिएगा। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये हमने बताया है कि नहीं? मतलब आप भारत के हैं, किसी विदेशी नागरिकता ले लिया, जैसे हमारे एक्टर हैं अक्षय कुमार, वो कनाडा की नागरिकता ले लिए हैं तो उनको उनकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी गई है। तो भले ही भारत में रह रहे हैं तो वो वीजा पे रह रहे हैं। ठीक, वो अपना वीजा पे भारत में रह रहे हैं। ठीक, हाँ? नागरिकता का परित्याग करने पर, यानी नागरिकता अगर आप भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, कहीं और की नागरिकता ले रहे हैं, तब नागरिकता आपकी रद्द कर दी जाएगी। ठीक, हाँ? भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, यानी भारत सरकार क्या कर सकती है, आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। देखिए, भारत सरकार आपको किस प्रकार जैसे कि भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित किस प्रकार कर सकती है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई विदेशी मतलब कोई व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता लिया है, वो अगर हमारे भारतीय संविधान की क्या करते हैं, अवहेलना करता है और उनकी बुराई करता है, हाँ? तो उनकी नागरिकता संसद द्वारा भारत सरकार उसको रद्द कर देगी। ठीक, हाँ? फिर कह रहा है युद्ध में जो हम भारत की नागरिकता ले लिए हैं, युद्ध में और शत्रु की सहायता करने पर, हाँ? युद्ध में शत्रु की सहायता करने पर उस व्यक्ति की नागरिकता भारत सरकार रद्द कर सकती है। ठीक, हाँ? अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि गलत तरीके से, हाँ, गलत तरीके से अगर पंजीकरण द्वारा आपने नागरिकता ली है तो उसको भारत सरकार क्या करेगी, नागरिकता उसकी रद्द कर देगी। ठीक, और इसमें कह रहा है कि नागरिकता कानून कौन बनाएगा, भारत सरकार ही बनाएगी, संसद ही बनाएगी नागरिकता कानून। ठीक, इसके बारे में बताया। इतना समझ गए है ना? तो अब जब नागरिकता हम पढ़ाएंगे ना, नागरिकता अनुच्छेद चलेंगे, अनुच्छेद 5, तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा कि अनुच्छेद 5 क्या है, अनुच्छेद 6 क्या है। ठीक, तो ये हो गया। देखिए समय बचा है, समय नहीं बचा है। ठीक, समय नहीं बचा है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहीं पे हम रहने देते हैं। 1 घंटा पूरा हमने पढ़ा दिया, हाँ? फिर अगले दिन हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 5 पे, हाँ? अनुच्छेद 5 पे देखिए, हम इसको ना थोड़ा सा ऐसा पढ़ाना चाहते हैं ना कि आप लोग को ना, जैसे ये हमने पढ़ा दिया ना, ये जो हमने 5 प्रकार से आपको नागरिकता प्रदान करने की विधि बता दी,
आपको जब हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 तक है ना, 11 तक हम जब नागरिकता का अनुच्छेद पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम इसको बता रहे थे कि इसमें किस कैसे आपको 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक, तो अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे, तो उसमें ये नागरिकता हम खत्म कर देंगे, नागरिकता खत्म कर दें। नागरिकता के बाद हम लोग का अगला आ जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार, देखिए नागरिकता, ये चैप्टर नागरिकता और मूल अधिकार, मूल अधिकार बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको पढ़ने में हमको लग रहा है कि 5-6 दिन लग जाएगा, 4-5 दिन लग जाएगा। इतना तो मान के चलिए कि 3-4 दिन, 5 दिन से 4 दिन से कम नहीं लगेगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि मूल अधिकार को आपको समझाना बहुत जरूरी है। मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है ना जिसको सभी को जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में, मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसको, हाँ, जिसको आपको जानना जरूरी है। मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा है, हाँ, समझ में आया, मैग्ना कार्टा कहा गया है, समझ में आ गया। तो अब इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में, तब उसमें देखा जाएगा। पहले नागरिकता है, अगले उसमें चलेंगे हम लोग, तो नागरिकता हम खत्म कर देंगे। हाँ, नहीं तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग का कल भी एक क्लास ले लें। हाँ, भारतीय संविधान का एक क्लास ले लेते हैं, रीजनिंग तो चलती रहेगी, कल एक क्लास भारतीय संविधान का ले लेते हैं। हाँ, भारतीय संविधान का कल एक क्लास रख ही लेते हैं। ठीक, तो ठीक है, तो आज समय भी हो गया है बहुत ज्यादा। हाँ, तो आज हम इसी तरह इसको रहने दे रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।